अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है। और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें बुक के एमसीक्यूज़ करने में इशू आ रहा है, जो बुक के पीछे एमसीक्यूज़ दिए हुए होते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो है वो बुक एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक एमसीक्यूज़ मैं कवर करवाऊँगा ना। क्वेश्चन नंबर 1, ये थोड़ा सा नंबरिंग जो है यहाँ पर मिसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एन ऑटोट्रॉफ में बी प्लेस इन द फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट। ऑटोट्रॉफ वो होता है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। बहुत तेज़ी से मैं लेकर जाऊँगा इन एमसीक्यूज़ को, बिकॉज आसान एमसीक्यूज़, बहुत छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन में दूंगा। तो ऑटोट्रॉफ वो होता है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं। तो हमारे पास 5 किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमने देखा है कि किसी एक ग्रुप के कुछ ग्रुप्स के अंदर जो है वो ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, कुछ ग्रुप्स के अंदर हीटोट्रॉफ्स आते हैं। तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला जो कि ऑटोट्रॉफ है, तो आप उन्हें इनमें से किस किस में रख सकते हैं और किस में नहीं रख सकते। तो बेसिकली यहाँ पर 3 जो हैं ऐसे ग्रुप्स होंगे जिसमें रखा जा सकता है, और एक्सेप्ट कहा है, इसका मतलब एक ग्रुप है जिसमें नहीं रखा जा सकता। तो अगर पहले किंगडम की बात करें, किंगडम मोनेरा या मोनरा, इसके अंदर आते हैं प्रोकैरियोट, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया तो पक्के होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जिसमें आपका नॉस्टॉक आ जाता है। बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो इसमें रखा जा सकता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्लांट लाइक भी आते हैं, एनिमल लाइक भी आते हैं, फंजाई लाइक भी आते हैं। तो प्लांट लाइक जो होंगे वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, जिसके अंदर एल्गी आ जाते हैं। तो इसमें भी रखा जा सकता है। प्लांट्स तो होते ही ऑटोट्रॉफिक है, तो इसमें भी रखा जा सकता है। तो तीनों के अंदर रखा जा सकता है। फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हीटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन है कि मलेरिया जो डिजीज़ है, दिस इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया जो है एक तरह के ऑर्गेनिज्म से होती है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। दिस इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, दिस इज़ नॉट अ वायरस, दिस इज़ नॉट अ फंगस, दिस इज़ अ प्रोटोजोआ। और ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ होते हैं एनिमल लाइक, तो ये बिलोंग करता है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। क्लोनिंग कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी बनने को, चाहे सेल की बने, चाहे टिश्यू की बने, चाहे डीएनए की बने, या चाहे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की बने। तो 2 तरह की क्लोनिंग होती है, एक नेचुरल होती है जो खुद से होती है, और एक आर्टिफिशियल होती है जो कि हम लैब में करवाते हैं। तो नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल बुक के अंदर दी हुई, एग्जैक्ट वहाँ से क्वेश्चन आया। रीजनरेशन का मतलब होता है कोई लॉस्ट पार्ट जो है वो दोबारा से बना लिया जाए, तो वो एग्जैक्टली सेम बनता है। तो ये भी नेचुरल क्लोनिंग के अंदर आता है। आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका जेंडर सेम होता है, जिनकी शक्ल सेम होती है, जिनका पूरा का पूरा डीएनए सेम होता है, जिनका ब्लड ग्रुप सेम होता है। तो ये भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ट्यूमर एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, ये एक ही तरह के सेल बन रहे होते हैं सारे के सारे, तो ये भी नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है। तो कौन सा आंसर है हमारे पास? वो है डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा तो एक साथ होते हैं, लेकिन इनकी शक्लें डिफरेंट होती हैं, इनका ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, इनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। तो इसमें तो कॉपी बन ही नहीं रही ना। तो जब कॉपी ही नहीं है तो ये क्लोनिंग की ही एग्जाम्पल नहीं है। तो ना नेचुरल की हो सकती है, ना आर्टिफिशियल की हो सकती है ना। पेनिसिलिन, दिस इज एन एंटीबायोटिक, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो फ्लेमिंग वो भाई साहब हैं कि जिन्होंने जो है वो पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। पेनिसिलिन एक फंगस से मिली थी, जिसका नाम पेनिसिलियम है, जो कि किंगडम फंजाई के अंदर 4th जो डिवीज़न है, क्या नाम है उसका, डिट्रोमाइकोटा, उसमें जो है वो पाया जाता है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया ना। एडवर्ड जेनर जो है ये वैक्सीनेशन के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये इन्होंने न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था, और लेवरिन जो है इन्होंने प्रोटोक्टिस को डिस्कवर किया था, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनका रोल जो है वो डिजीज़ के अंदर, जैसे कि मलेरिया दैट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, तो वो भी एक प्रोटोजोआ से होती है। तो उस केस में जो है वो लेवरिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड इन द डिसिप्लिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो होते हैं जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन सी फील्ड है जिसके अंदर इन्हें स्टडी किया जाता है? दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पैरासाइटोलॉजी के अंदर पैरासाइट्स की स्टडी होती है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो हार्म पहुँचाते हैं। मरीन बायोलॉजी के अंदर समंदर में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर इंसान। ना हाइड्रोपोनिक्स इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ज़मीन पर उगने वाले प्लांट्स को पानी में ग्रो करवाया जाता है। पानी का मतलब यह है कि उनको एक सोल्यूशन के अंदर ग्रो करवाते हैं जिसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे सॉइललेस कल्चर भी कहते हैं। तो ये एरेटेड सोल्यूशन होता है, पानी एक सोल्यूशन होता है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए। एक्चुअली प्लांट को मिट्टी नहीं चाहिए होती ग्रोथ के लिए। मिट्टी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पानी मिट्टी के अंदर पड़ा होता है और मिनरल्स मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं। तो अगर वही चीज़ें आप किसी बीकर के अंदर प्रोवाइड कर दें तो वहाँ पर भी प्लांट ग्रो कर सकता है। दूसरी बात यह है कि प्लांट्स को मिट्टी जो है वो उनकी रूट्स को जो है वो होल्ड करने के लिए चाहिए होती है। बट अगेन आप प्लांट्स को जो है वो बिना मिट्टी के ग्रो करवा सकते हो। दैट इज़ हाइड्रोपोनिक्स ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज व्हाट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ के लगने से और पॉपुलेशन के बढ़ने से पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डिजीज़ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा, और डिजीज़ उतनी ही रहती हैं। हाँ, अगर ऐसी डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, फैलने वाली है, जैसे कि कोविड है,
और बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरिया है तो वहाँ से इसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। बट अगेन डिजीज़ का एक्चुअल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्चुअली कोई रोल नहीं है ना। प्रोडक्टिविटी ओवर पॉपुलेशन से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर सारे नाकारा लोग पैदा हो रहे हैं तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे। पेस्ट कंट्रोल भी ओवर पॉपुलेशन से नहीं बढ़ता ना। डिफरेंट कम्युनिटीज़ ग्रुप टुगेदर इनटू, तो कम्युनिटी कहते हैं जब डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो एक जगह पर रह रही होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ और सिर्फ इंसान जो है वो किसी जगह पर रह रहे हैं तो वो इंसानों की पॉपुलेशन है, बट इंसानों के साथ वहाँ के प्लांट्स को भी मिला दें, एनिमल्स को भी मिला दें तो वो कम्युनिटी बन जाती है। जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ जो है वो रहना शुरू कर देती हैं तो उसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? तो पॉपुलेशन मैंने बताया कि ये किसी एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पेसिफिक स्पीशी जो होती है जब वो एक जगह पर रह रही होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पॉपुलेशन का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी एक इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोस्फीयर बेसिकली कहते हैं तमाम इकोसिस्टम को जब आप मिला देते हैं तब उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी अर्थ में जितनी भी जगह है जहाँ पर लाइफ मौजूद है तो वो बायोस्फीयर है। तो इकोसिस्टम एक ऐसी टर्म है जो कि बच रही है यहाँ पे, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर भी आप वहाँ पर जो है वो नॉन लिविंग मटीरियल को एक साथ जोड़ते हैं, यानी खाली लिविंग की बात नहीं होगी। अगर आप लिविंग को नॉन लिविंग के साथ, वहाँ की मिट्टी के साथ, वहाँ के पानी के साथ, वहाँ की सनलाइट के साथ जोड़ते हैं तब जाके ये बनता है इकोसिस्टम। तो ये इनकम्प्लीट से MCQ है ना। लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ, तो लाइफ का जो बेसिक यूनिट होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबने सेल थ्योरी पढ़ी है, तो लाइफ का जो बेसिक यूनिट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। हालांकि आप उससे नीचे चले जाएं तो एटम आता है, बट एटम से लाइफ नहीं होती, क्योंकि अगर एटम से लाइफ होती तो केमिस्ट्री भी अबाउट लाइफ होती, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात होती है। जब एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर ऑर्गेनल्स बनते हैं और वो मिलकर सेल बनाते हैं, तब जाके यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है ना। क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू इरेडिकेट। तो क्रॉप रोटेशन के अंदर होता ये है, किसी एक फसल के अंदर जो है वो एक बार अगर आपने एक तरह का प्लांट ग्रो किया है तो अगली बार दूसरी तरह का प्लांट ग्रो करें, फिर उसके बाद एक और तरह का प्लांट ग्रो करें। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इससे होता है कि मिट्टी जो है वो एक ही तरह की प्लांट की आदी नहीं होती, तो कंडीशंस ख़राब नहीं होती मिट्टी की। दूसरी बात यह है कि जो डिजीज़ होती हैं, जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, या फिर पैरासाइट कह रहा हूँ, जो पेस्ट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो बेसिकली डिजीज़ जो है, डिजीज़ डिफरेंट तरह से हो सकती है, पैरासाइट से हो सकती है, पेस्ट से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है। तो उन तमाम को कंट्रोल करने में जो है वो क्रॉप रोटेशन काम आती है। सो दीज आर द MCQs फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, द बायोलॉजी ऑफ फर्स्ट ईयर।